प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, आप लोगों का टेस्ट 31 तारीख की नाइट में मैंने आपको सॉल्व करके डाला था और ये भी कहा था साथ साथ कि इसको ज़रा इस तरीके से चेक कीजिए जिससे कि आसानी से आपकी नंबरों की काउंटिंग हो सके। राइट साइड में मैंने उत्तर का हिस्सा रखा था, तो मैं इसे फिर आपको समझा दे रहा हूँ कि इस तरीके से देखकर, और जितने अंक आप प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त अंक, ये यहाँ पर अपने नाम के आगे लिख दीजिएगा और वो मैं आपसे सूची में लिखवाऊंगा जिससे कि आसानी से लिख सकूं। तो सुरक्षा परिषद, पहला सवाल है, सुरक्षा परिषद से स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार है? उत्तर है हाँ। उत्तर है हाँ, है। इधर की तरफ आपका प्रश्न है, चाहे दूसरे पन्ने पर उत्तर लिखिए या आधे हिस्से में ऐसे लाइन खींच के इधर की तरफ कर दीजिएगा, सवाल इधर और उसका जवाब उधर। दूसरा सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व शांति। उत्तर नंबर 2। तीसरा, फिर इसमें 5-5 सवाल हैं, सब सवालों को नहीं बता रहा हूं मैं आपको, इसमें 5-5 सवाल हैं, सब सवालों को मैं आपको नहीं बता रहा हूं उत्तर, और पेपर में सॉल्व कर दिया। उसी हिसाब से आप उसके आगे 1 नंबर यहाँ पर दे दें। ये सवाल जैसे सही है तो यहाँ पर आपने अंक दिया 1, और फिर इसका अंक दिया, ये है GT, और फिर इसका अंक दिया 1 और ये 1 बराबर 4, यहाँ पर आपके आ गया 4। इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। तीसरा सवाल शुरू होता है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसके आगे लिखा हुआ है का वैश्विक, इसके आगे लिखा हुआ है का वैश्विक वित्त व्यवस्था की देखरेख। क्या ये जोड़ा सही है? गलत है ये जोड़ा। इस जोड़े को आपको सही करना है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद क्या देखती है? सदस्य देशों की आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता करती है। ये वाली परिषद क्या काम करती है? अब गा में लिखा हुआ है इसका उत्तर, तो गा को इसके आगे लिख दीजिएगा, गा को इसके आगे लिख दीजिएगा, और मैंने लिख दिया सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता, और इसके आगे 1 नंबर दे दीजिए आप। इस तरीके से ये आपको सब मिलाना है। फिर चौथा सवाल इसके अंदर आपको दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सदस्य संख्या, तो आगे खाली जगह है, उस खाली जगह में आप, ये खाली जगह जो है यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 193। इस तरीके से ये पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। सब मिलाकर पहले 4 नंबर के 4 सवाल, फिर 10 नंबर तक 10 नंबर के 10 सवाल, और 3 से लेकर तीसरे सवाल में 10 सवाल, 10 नंबर के ये सवाल हो गए, 10 और 10 20, और 5 नंबर का चौथा सवाल, 5 सवाल 25 में से आप कितने प्राप्त करते हैं, इसे इस तरीके से आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। 25 में से कितने प्राप्त कर रहे हैं। ये कॉपी आपने ही अपने आप स्वयं जांच ली, क्योंकि आप लोगों का यहाँ आना संभव नहीं हो पा रहा है। जिनका संभव हो वो उसका पेपर लाएं और कॉलेज के अंदर मुझको अपना सॉल्व करूँगा पेपर यहाँ पर। जिस दिन कॉपी चेक कराएं उस दिन मुझे तीनों टेस्टों के पेपर दे दें, तो मैं यहाँ पर रजिस्टर में नंबर उनके लिख लूँगा। इसी के साथ अब मैं फर्स्ट ईयर वालों को भी बताना चाहता हूं, ये सेकेंड ईयर की क्लास चल रही थी, ये मैं फर्स्ट ईयर में भी इसको, इस क्लास का ये अंश डाल दूंगा जिससे कि जर्नल है आप लोगों को आसानी होगी। संपत्ति का अधिकार, फर्स्ट ईयर के बच्चे भी और बेटियां भी सुने कि संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार है या नहीं। इधर की तरफ आप लिखेंगे, एक तरफ आप लिखेंगे प्रश्न और दूसरी तरफ लिखेंगे उत्तर। तो पहला प्रश्न आपका है, पहला प्रश्न है संपत्ति। संपत्ति, और संपत्ति का फिर उत्तर है मौलिक, मूल या मौलिक अधिकार नहीं है, तो इस पे नंबर आपका हो जाएगा 0 है। कुल प्राप्तांक हो जाएंगे, कुल प्राप्त अंक, ये आपके सवाल हैं 25,
तो 25 में से जितने भी आप अंक प्राप्त करेंगे वो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे। इस तरीके से हर सवाल का जवाब इसके आगे आपको देना है। मैं अब चौथे सवाल का, तीसरे सवाल का अंक, दूसरे सवाल का अंक लिख देता हूँ, तीसरा चौथा मैं मिटा देता हूँ, ये क्योंकि दूसरी क्लास का था। ये आपको पैटर्न समझा रहा हूँ और इसके बाद ये मैं छोटा सा वीडियो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में डाल दूंगा, जिससे कि आपको आसानी से पेपर सॉल्व होने का तरीका पता चल जाए। नागरिकों को अब कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? प्रश्न नंबर 5 है ये, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है मौलिक अब कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो इसको है 6 मूल अधिकार, 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। ये आपका उत्तर हो गया। अंक आपने कितने प्राप्त किए इसमें? 1 अंक आपने प्राप्त कर लिया। तो आपको 2 सवालों के अंदर 1 अंक मिला। इस तरीके से आप 25 सवालों का यहाँ भी जो उत्तर हो वो उसको लिख लेंगे। अब मैं इसके साथ आगे बढ़ रहा हूँ, इसी तरीके से आप अपना फर्स्ट ईयर वाले भी अपना सवाल कर लेंगे। अब मैं फर्स्ट ईयर की क्लास शुरू करता हूं। किसकी शुरू करता हूं? फर्स्ट ईयर की क्लास शुरू करता हूं, सिविक्स की। ये आपकी क्लास क्योंकि लंबी हो जाती हैं, इसलिए इस टॉपिक को मैं इस वाले कैसेट के अंदर शॉर्ट करके एक दूसरी अगली क्लास के अंदर इसके पूरे चैप्टर को मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको कार्यपालिका हमने पढ़ाया, कार्यपालिका सरकार के 3 अंग बताए, व्यवस्थापिका। फिर उसके बाद आपको बताया कार्यपालिका, और फिर आपको बताया न्यायपालिका। इसमें आपका आएगा सुप्रीम कोर्ट और संविधान में न्याय की व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र स्वतंत्र का मतलब सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि स्वतंत्र का अर्थ क्या है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, ये 3 चीजें हैं जो आपको पढ़ना पड़ रही हैं। लेजिस्लेचर, ये 2 नंबर पे पढ़ाया है मैंने। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव 1 नंबर पे पढ़ाया है, और इसके अंदर एक नहीं कई चीजें पढ़ाई हैं। 1 नंबर पर ये पढ़ाया, दूसरे नंबर पर ये पढ़ाया, और तीसरे नंबर पे न्यायपालिका पढ़ाई, सुप्रीम कोर्ट और न्याय की व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका। अब इसके अंदर आपने पीएम भी पढ़ा है, इसके अंदर आपने प्राइम मिनिस्टर भी पढ़ लिया है, सीएम भी पढ़ लिए हैं, इनकी पावर शक्तियां भी पढ़ ली हैं, शक्तियां भी पढ़ ली हैं, और आपने लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा 250, 400, 550, 545 प्लस 247, ऐसे करके मैंने ये भी आपको पढ़ा दिया। ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। इसके दोनों के आप अंतर और संबंध भी पढ़ चुके हैं। अंतर और संबंध किस चीज के? लोकसभा और राज्यसभा। कहीं कहीं राज्यसभा को विशेष व्यवस्था के अंतर्गत विशेष अधिकार दिया गया है, और अर्थ के मामले में ये कमजोर है। ये आपने सब कुछ पढ़ लिया है। इस पार्ट को मैं
क्योंकि लंबा है और लगातार है, अलग अलग करके है, एक ही यूनिट में है, इसलिए मैं आपको फिर जोर देकर ये समझा रहा हूं कि पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। जितनी सीटें हैं उतनी ही निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र से अलग अलग पार्टी के लोग चुनकर जाते हैं। जो दल बहुमत दल का नेता होता है, जो दल बहुमत दल का नेता होता है, मैंने संख्या पहले भी आपको बताई थी, जैसे 462 है, इसका आधा 231 प्लस 1 232 जो ले आएगा वह व्यक्ति संसद के अंदर प्रधानमंत्री बनने के लायक है और वो बनेगा। ये सारी प्रक्रिया आपको, कानून कैसे बनता है, पहले सदन में पास होगा, फिर दूसरे सदन में पास होगा। हमारे राज्य के अंदर 7 राज्यों के अंदर 2 सदन की व्यवस्थापिका है। जब यहाँ पर आपको ये दूसरा वाला लेजिस्लेचर है तो 2 सदन की व्यवस्थापिका समझाई थी, ये आपको सब बता दिया था। बैकग्राउंड में आज इसको ख़त्म करते हुए, ये आपका शॉर्ट करते हुए, कि उस चीज़ से जोड़ते हुए ये क्लास यहाँ पर मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा और उसके बाद फिर नए आगे की तरफ बढ़ेंगे। डायरी के अनुसार संसद कहाँ आएगी? व्यवस्थापिका ही हमारे देश की संसद है। पिछले बार मैंने आपको पढ़ाया, देख लें आप इसको। और ये क्या है? व्यवस्थापिका है देश की। और राज्य की मैंने बताया था, राज्य का विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। अब आपको भी कुछ रफ कागज पे बैठना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही चाहें बिना किताब के तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। अपने मन को भी आपको लगाना है, ब्लैक बोर्ड को भी देखना है, मेरी जुबान को भी सुनना है। अभी 10 मिनट हुए भैया, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है। संसद देश की व्यवस्थापिका को कहते हैं, जो कार्यपालिका के बाद दूसरा चैप्टर पढ़ाया गया है, व्यवस्थापन। विधायिका, क्या पढ़ाया गया? विधायिका। अगर किसी चीज़ के 3 नाम है तो तीनों आपको सीखना पड़ेंगे, याद रखना पड़ेंगे। किसी किताब में कुछ दिया है, किसी किताब में कुछ दिया है, और अगर मैं गलती से व्यवस्थापिका कह देता हूं तो वो विधायिका ही है, लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेचर ये अंग का नाम हो गया, और जो कार्य किया जा रहा है वो व्यवस्थापन, लेजिस्लेशन हो गया, TIUN जुड़ गया इसके अंदर। तो 2 पार्ट ये आपके हो गए। फिर इसके अंदर दोनों में क्या क्या संबंध है? पहला सदन जो जनता के द्वारा चुना जाता है, जिसमें सदस्य, उसकी सदस्य संख्या 550 तक हो सकती है। 545 प्लस 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के, ये मैंने सफ़ेद वाले ब्लैक बोर्ड पे पिछले घंटे में आपको समझाया था और लिखाया था। तो इस चीज़ को आपने कर लिया हुआ, तो ये आपके संसद भी ख़त्म हो गया, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री भी खत्म हो गया, मंत्री परिषद भी खत्म हो गई। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, आपको बताया था। आप ये ना समझें कि राज्य मंत्री राज्य का होता है। राज्य मंत्री सेकंड नंबर का मंत्री है, पहला है कैबिनेट मंत्री और दूसरा है राज्य मंत्री और तीसरा है उप मंत्री। सब आपको डिटेल से मैंने 2 बार 3 बार समझा दिया है। और आप लोगों की कोई भी शंका हो, 2 बच्चे 3 बच्चे किसी भी दिन कॉलेज में आ सकते हैं। मैं कार्य समय में 8 बजे से 1 बजे तक आपको यही मिलूंगा, 12:30 बजे तक तो हर हाल में मिलूंगा। फ्राइडे वाले दिन कुछ पहले उठ के जा सकता हूँ, इस बात का ध्यान रखें। आप सभी लोग अपने अपने विषय को उसी तरीके से अध्ययन करें जिस तरीके से क्लासों में कर रहे हैं, और खाली अध्ययन ही ना करें, मेरा पढ़ाया हुआ भी देख लें। पहला मंत्री मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के स्तर का होता है, वो इसमें बैठता है कैबिनेट मंत्रियों की मीटिंगों में। दूसरा राज्य मंत्री होता है, कुछ कम शक्तियाँ होती हैं, लेकिन ये बुलावे पर वहाँ बैठ सकता है कैबिनेट मंत्री के साथ और मुख्यमंत्री के साथ या राष्ट्रपति उसके प्रधानमंत्री के साथ। राज्य के अंदर मुख्यमंत्री होगा और राज्यपाल होंगे, और केंद्र के अंदर राष्ट्रपति होगा और प्रधानमंत्री होगा। इस बात को ध्यान रखें। मंत्री तीनों जगह होंगे। वहाँ के मंत्री राज्य के मंत्री कहलाएंगे, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं तो उत्तर प्रदेश के मंत्री, महाराष्ट्र के मंत्री हैं तो महाराष्ट्र के मंत्री, आंध्र प्रदेश के मंत्री हैं तो आंध्र प्रदेश के मंत्री, और अगर और किसी स्टेट बिहार के हैं तो बिहार के मंत्री।
3 कैटेगरी हैं, ये श्रेणी हैं। इन श्रेणियों को आप बखूबी याद कर लें। 1-2 नंबर के सवाल निश्चित रूप से इससे आएंगे, तो इसको आप जरूर कर लें। अब संसद की आवश्यकता क्यों पड़ती है? संसद की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि देश में संसद की आवश्यकता, किसी भी कानून, देश में कानून बनाने के लिए कोई संस्था होगी। और हमारे यहाँ संविधान कैसा लिखा गया है? हमारे यहाँ संविधान है लिखित, एक निश्चित समय में 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर बैठकर लिखा गया है। तो यहाँ पर कानून भी मुद्दबानी नहीं होंगे, परंपराओं को भी संसद के अंदर कानून बनाने वाली संस्था संसद विधायिका, जिसको कहते हैं केंद्र की विधायिका में रखा जाएगा। लोकतंत्र की सफलता के लिए, लोकतंत्र की सफलता के वास्ते संसद व्यवस्था इसका काम क्या? लेजिस्लेशन, कानून बनाना। तो कानून बनाए जाते हैं, इसमें 2 सदन है, 2 सदन है और अंग 3 है। अंग लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन, 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। नीचे नहीं लिखते, इसके ऊपर लिख देते क्योंकि सबसे सर्वोच्च है इसलिए, लेकिन पास होने के बाद में इसके साइन होने के लिए जाता है, इसलिए मैंने नीचे इसका नाम बोल दिया। ये 3 अंग हो गए आपके, 1 2 3। इसमें राष्ट्रपति जुड़ गया और लोकसभा और फिर ये राज्यसभा। ये सारी व्यवस्थाएं। अब आपका न्यायपालिका पढ़ा दिया गया। न्यायपालिका में आपने पढ़ा ये तीसरा, इसी चैप्टर के अंदर जुडिशरी। देखिए जुडिशरी में ये तो है जिला स्तर। क्या है? जिला स्तर। इसके अंदर में बहुत जानकारी की बात, अगर आप कोर्ट कचहरी नहीं गए हैं तो यहीं पे बैठ के मैं आपको देता हूं। फिर हो जाता है स्टेट लेवल, हाई कोर्ट, और फिर हो जाता है सुप्रीम कोर्ट। और ये सारी न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है। सबसे पहले मैं स्वतंत्र का अर्थ बता दूं। स्वतंत्र का अर्थ यह है कि कानून, देश का जो कानून है, जो संविधान है, उसके अंतर्गत जो सुविधाएं दी हुई हैं, जो कार्य करने की इजाज़त दी गई है, उसके अंतर्गत रहते हुए ही न्यायपालिका कार्य करेगी। उसके ही अंतर्गत रहते हुए न्यायपालिका कार्य करेगी। अपनी तरफ से कोई भी चीज़ नहीं थोपी जा सकती है, कानून और संविधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। लेकिन एक समस्या है, वो समस्या भी मैं आपको सामने बताया। कभी कभी ऐसे कानून, ऐसे मुकदमे पहुंचते हैं जहां कानून होता ही नहीं है उनके संबंध में, लेकिन कोर्ट को फैसला करना है। तो ऐसे हालात में वे पुराने निर्णयों की समीक्षा करके, किताबों को, कानूनी किताबों को पढ़ के, परिस्थितियों को देखकर, कमेटियों की रिपोर्ट देखकर अपने विवेक से उस मुकदमे को निपटाती है। उसको कहते हैं औचित्य। समझे? औचित्य के हिसाब से उस कानून को निपटाती है और फिर आग्रह करती है सरकार से कि जब व्यवस्थापिका का कार्य हो तो उस समय उस पर कानून बना दिया जाए। वैसे अपनी मनमानी नहीं कर सकती। इसको कहते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब किसी दूसरे के कार्य में बाधा न पहुंचाना, नियमों के अनुसार कार्य करने की इजाजत को ही स्वतंत्रता कहते हैं। इसका
अन्यथा कोई अर्थ निकाला ही नहीं जा सकता। मुख्य बुनियाद यही होगी, तर्कों में कुछ भी कहा जाए उसकी काट होगी, लेकिन उत्तर यही होगा। जिला स्तर पहले होगा, जिला स्तर। जिला स्तर पर अब देखिए हमारे यहाँ जो अंग्रेजों के ज़माने की व्यवस्था थी उसमें थोड़ा सा बदलाव करके कर दिया गया है। सबसे देश के लिए एकल न्यायपालिका है। कैसी है? एकल न्यायपालिका। क्या चीज़ है भैया? एकल, सिंगल। और ये सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। लेकिन हम जब ज़िले को देखते हैं, जब दिल्ली पहुंचते हैं तो पहले अपने घर में निकलते हैं, फिर घर से फिर बाहर निकलते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ तक पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट तक। तो ये सबसे ऊपर है, ऊंची है। इसके अधीन कार्य ज़्यादा होने की वजह से, देश बड़ा होने की वजह से कई राज्यों को मिलाकर किसी एक राज्य में बड़ी आबादी पर यहाँ पर हाई कोर्ट बना दिया गया है। इसने अपनी सुविधा के लिए बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है अपनी सुविधा के लिए, जो काम हो सके। और इस हाई कोर्ट, फिर इसके नीचे जिले स्तर पर कोर्ट बनाए गए हैं कि वे जिले की समस्याओं को समझ सकें और कर सकें। सबसे सर्वोच्च यही है, यहाँ का मुकदमा आखिर में यहाँ पर तय होता है। और सिर्फ जान के मुकदमे जिसमें सजाए मौत होती है वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं, प्रेसिडेंट के पास जाते हैं क्षमा याचिका के लिए, क्षमा याचना के लिए जाते हैं बाद में। वो अलग चीज़ है, वो आपको अभी पढ़ा देंगे, बाद में बहुत से दिन हैं, अभी आपको समझा देंगे। तो जिले स्तर पर जो हमारी अदालत होती है, यहाँ पर 3 तरह के मुकदमे होते हैं: दीवानी, फौजदारी और राजस्व। दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, राजस्व, इसमें पैसे से संबंधित मामला। फौजदारी में लड़ाई झगड़े, कत्ल और खून और से संबंधित ज़्यादा उसके झगड़े। और फिर इसके बाद राजस्व, सरकारी जो टैक्स वगैरह लगाया जाता है। जैसे राज्य में एक राजस्व परिषद भी होती है, उसकी अभी आप बताने की जरूरत नहीं है, आप आगे पढ़ेंगे तो उसको पता चल जाएगा आपको। तो जिला स्तर पर जो आदमी जब दीवानी न्यायालय में बैठता है तो वह जिला जज कहलाता है। और वही आदमी फिर मुकदमे सुनता है कहाँ पर? फौजदारी के, तो वह सत्र न्यायाधीश कहला जाता है। वह सत्र न्यायाधीश कहलाता है। एक ही व्यक्ति 2 जगह पर, जिस तरह से हम नागशास्त्र की क्लास लेने आते हैं, नागशास्त्र के अध्यापक कहलाते हैं, और जब कभी हम कृषि के घंटे में बच्चों को समझाने चले आए तो कृषि के अध्यापक कहलाएंगे। तो इस तरीके से अलग अलग भूमिका में एक ही व्यक्ति रहता है। और उसके बाद ये तीनों मुकदमे तय होकर कहाँ जाते हैं? राज्य में जाते हैं। जब वो आदमी 2 पक्ष होते हैं मुकदमे में, एक जीतता है, एक हारता है। हारने वाला अपने हाई कोर्ट में जाता है। जब वो हाई कोर्ट में ऊपर जाता है तो वो समस्या उनके सामने आती है। तो इस प्रकार वह वहाँ जाता है, वहाँ भी अगर संतुष्ट नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट जाता है। और एक पक्ष को संतुष्ट करना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट जो है वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। इसी के साथ ये तीनों पार्ट समाप्त कर दिए। अब अगला नेक्स्ट पार्ट जो भी होगा वो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा।